हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जो इससे पहले वीडियो आई थी हमारी, उसके बाद के स्वरों के प्रकारों के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओष्ठ या होठों के आधार पर होठों की स्थिति के आधार पर दो प्रकार के स्वरों में विभाजित किया गया है। दो प्रकार के स्वरों में विभाजित किया गया है, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी मतलब नाम से ही लग रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं उसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4। उ, भड़ाऊ, ओ, औ और ये आ। ये वाला वो वाला आ भी इसी में आता है, आगत वाला आ, डॉक्टर वाला। नेक्स्ट है अवृत्तमुखी स्वर। होठ गोलाकार नहीं होते हैं इसमें, होठ गोलाकार नहीं होते हैं, ठीक है। संख्या इसकी 7 होती है। इसके अलावा जो भी बचे साथ के साथ यहाँ आ जाएंगे। ओ, आ, ई, ए, ऐ और री, इन्हें अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के स्वर होते हैं। इनमें मूल स्वर ह्रस्व स्वर कहते हैं इन्हीं को, फिर लघु स्वर भी इन्हीं का नाम है, एकमात्रिक स्वर भी इन्हीं का नाम है। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एकमात्रिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ओ, ई, उ, री, इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है। संधि स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों का योग नहीं होता है, मूल स्वरों का योग होता है हाँ, उन्हें संधि स्वर कहते हैं। संख्या इनकी 7 है, जो आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये संधि स्वर कहलाते हैं। इनके अलावा जो भी बचे ना संधि स्वर में इंक्लूड हो जाएंगे। संधि स्वर भी दो टाइप के होते हैं। दीर्घ संधि स्वर जिन्हें कहते हैं सजातीय स्वर, और संयुक्त संधि स्वर जिन्हें कहते हैं विजातीय स्वर। दीर्घ संधि स्वर जो दो समान स्वरों के संयोग से बने होते हैं उन्हें कहते हैं दीर्घ संधि स्वर। इनकी संख्या है 3। आ, बड़ी, बड़ा, ऊ। आ को क्या कहते हैं? ओ प्लस ओ, इन दोनों से मिलकर के आ बनता है। ई कैसे बनता है? ई प्लस ई, छोटी प्लस छोटी इज इक्वल टू बड़ी। फिर ऊ, छोटा ऊ कैसे बनता है? देखिए कैसे बनता है, ऊ प्लस ऊ, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये कंप्लीट कर लिया कि संधि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं करके, दीर्घ संधि स्वर किसे कहते हैं करके। ये शायद हाँ यहाँ पर गलती हो गई है। ऊ प्लस ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिल करके बड़ा ऊ बनाएंगे ना, वो सुधार लेना है, यहाँ पर बड़ा ऊ लिख लेना। नेक्स्ट है संयुक्त संधि स्वर। ये मैंने बता ही दिया है, जो दो भिन्न असमान स्वरों के संयोग से बनते हैं उन्हें संयुक्त संधि स्वर कहते हैं। संख्या इनकी 4 होती है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। हाँ, ए, ऐ, ओ, औ, इनकी संख्या 4 है। ए कैसे बनता है? ओ प्लस ई से मिलकर के ए बनता है। ऐ कैसे बनता है? ओ प्लस ए से मिलकर के ऐ बनता है। फिर ओ कैसे बनता है? ओ प्लस ऊ से मिलकर के बन के ओ बनता है। फिर औ कैसे बनता है? ओ प्लस ओ को मिलकर के औ बनता है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है उच्चारण स्थल के आधार पर 6 प्रकार के स्वर होते हैं। कंठ, उच्चारण कंठ से होता है इनका, और संख्या इनकी 2 होती है। ओ और आ को कंठ स्वर कहते हैं। फिर कोमल तालव्य स्वर भी कहते हैं इन्हीं को, ठीक है। तालव्य किसे कहते हैं? उच्चारण तालु से होता है इनका, संख्या इनकी 2 होती है, ई और ई। फिर ओष्ठ, उच्चारण होठ से होता है और संख्या इनकी 2 है, ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। मूर्धन्य री होता है इसमें, मूर्धन्य में री का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। कंठ तालव्य, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, उच्चारण कंठ और तालु से होता है, संख्या इसकी 2 है, ए, ऐ, ए और ऐ 2 हैं कंठ तालव्य। नेक्स्ट है कंठ ओष्ठ, ठीक है। कंठ ओष्ठ, उच्चारण कंठ तथा ओष्ठ से होता है, संख्या 2 है, ओ और औ। कभी कभी आ को भी इसी में आ को भी इसी में जोड़ दिया जाता है। घोषत्व या कंपन के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं, सघोष और अघोष। उच्चारण में कंपन या गूंज उत्पन्न हो उसे सघोष कहते हैं, जैसे सभी स्वर सघोष में आते हैं ऐसा बोला जाता है। नेक्स्ट, उच्चारण में कंपन
गूंज न हो, जिसके उच्चारण में कंपन व गूंज उत्पन्न न हो, जिन स्वरों के उच्चारण में कंपन व गूंज उत्पन्न न हो उसे अघोष कहते हैं। ठीक है, अब बोला जाता है कि अह को अघोष कहते हैं करके, अघोष को कहते हैं अह, अह, ये वाला अह को अघोष कहते हैं करके। फिर नेक्स्ट है, वायु या प्राणों के आधार पर दो प्रकार के स्वर होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख से कम वायु बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, महाप्राण मुख से जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक वायु बाहर निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण कहते हैं। इसमें भी बोला जाता है कि जो अह है उसे महाप्राण कहा गया है। ठीक है, महाप्राण अह को कहा गया है। नेक्स्ट है, नासिका के आधार पर निम्नुनासिक या इसी को कहते हैं मौखिक, और दूसरा है अनुनासिक या सानुनासिक। ठीक है, निम्नुनासिक या मौखिक, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उसे निम्नुनासिक या मौखिक स्वर कहते हैं। संख्या अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, ये सब निम्नुनासिक या मौखिक स्वर हैं। अनुनासिक या सानुनासिक किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह से ज़्यादा निकलती है के साथ साथ उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। इसमें मुंह से ज़्यादा हवा निकलती है और नाक से कम हवा निकलती है, अनुनासिक स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में वायु नासिका से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। इनके लिए चंद्र बिंदु या इसी को कहते हैं अनुनासिक चिन्ह, इसका यूज करते हैं। इन्हीं को अर्ध अनुस्वार भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तीन चीज़ आती हैं। ठीक है, ये है अंग, ये चिन्ह है अयोगवाह का। ठीक है, और जो ये है अगर इसी में हमने ऐसे लगा दिया तो ये अनुनासिक हो जाएगा। अगर इसी में मैंने ऐसे वाला आगत हो गया, ये आगत चिन्ह हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अयोगवाह और अनुस्वार में अंतर पूछा जाता है। ठीक है, अयोगवाह क्या है? अयोगवाह योग न होने पर भी साथ रहे जो, उसे कहते हैं अयोगवाह। न इनकी काउंटिंग वैसे स्वरों में होती है न व्यंजनों में होती है, पर स्वरों के बाद लिखे जाते हैं, इसीलिए उच्चार लेखन के आधार पर इन्हें स्वरों के साथ ही ले लिया जाता है। अंग इसमें दो टाइप के होते हैं अयोगवाह, अंग और अह। अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। अंग और अह न तो स्वर है न ही व्यंजन है। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है तथा लेखन के आधार पर इन्हें स्वरों का ही भाग माना जाता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट है अनुस्वार। स्वरों के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनि या नाक से निकलने वाली ध्वनि, इसी को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार सघोष अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, सघोष अल्प प्राण होते हैं अनुस्वार। जैसे अंतिम लिखा है ना, ये चिन्ह क्या है? अनुस्वार चिन्ह है, ये वाला। फिर विसर्ग, स्वर के ही बाद आता है यह विसर्ग, तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है इसका। विसर्ग को अघोष या महाप्राण कहते हैं। ठीक है, विसर्ग को अघोष या महाप्राण कहते हैं। तभी मैंने बताया था कि अह जो है वह महाप्राण ध्वनि है। ठीक है, और जो अंग है वो अल्प प्राण ध्वनि है। जो सघोष है वह अंग है और जो अघोष है वह विसर्ग है। अह मतलब विसर्ग हो गया। ठीक है, ये रहा। फिर अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर, ये मैं पहले ही बता चुका था, वैसे इनकी परिभाषा बताई थी। इन दोनों में अंतर ये होता है कि अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम हवा या सांस निकलती है। अनुनासिक में नाक से बहुत कम और मुंह से बहुत ज़्यादा सांस निकलती है या हवा निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। पाँव या दांत ऐसे ही लिखा जाता है। जो ये चिन्ह है ना, ये अनुनासिक चिन्ह होता है। ये पाँव व लिखा है ना ऐसे करके, यह अनुनासिक चिन्ह है। तो इसमें मुंह से कम और मुंह से ज़्यादा और नाक से बहुत अधिक सांस निकलती है। अनुस्वार में क्या होता है? इनके उच्चारण में नाक से अधिक हवा निकलती है और मुंह से कम हवा निकलती है। रिवर्स हो जा रहा है इसमें। अनुस्वार जैसे अंग ऐसे लिखते हैं और अंत ऐसे लिखते हैं, तो इन दोनों के ऊपर जो चिन्ह लगा है उसे अनुस्वार चिन्ह कहते हैं। और इसके अलावा ये होता है आगत चिन्ह।
ठीक है, आगत चिन्ह। 3 के 3 कंप्लीट हो गए हुए, अनुस्वार, अनुनासिक और आगत। नेक्स्ट है तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है जबकि तद्भव शब्दों में चंद्र बिंदु या अनुनासिक लगता है। देखिए ये तत्सम शब्द है, अंगुष्ठ, अंगुष्ठ है, इसका अंगूठा बन गया, तो ये अनुस्वार है। अनुस्वार में बोला था कि तत्सम शब्दों में यूज होता है, और जो ये अनुनासिक है वो तद्भव शब्दों में यूज हो रहा है। ठीक हो गया। ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा इनमें से असत्य है। अनुस्वार पृथक ध्वनि है, बिल्कुल अनुस्वार पृथक ध्वनि है, क्योंकि यह स्वरों में नहीं रखा जाता है और व्यंजनों में भी नहीं रखा जाता है। अनुस्वार का उच्चारण गुरु होता है, गुरु होता है। ठीक हो गया, अनुस्वार का उच्चारण गुरु होता है। फिर अनुनासिक पृथक ध्वनि है, बिल्कुल है पृथक ध्वनि, दोनों को पृथक ध्वनि माना जाता है। और अनुनासिक की उत्पत्ति ना उच्चारित होती है, वह ध्वनि गुरु है, यह गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है एक और वो जो होता है प्रकार होता है, उसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा। एक प्रकार होता है जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। 2 टाइप से होता है जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। सवर्ण स्वर जिसे कहते हैं स्वर्ण स्वर, फर्स्ट है। स्वरों का उच्चारण समान स्थान और समान प्रयत्न से होता है, उसे सवर्ण स्वर कहते हैं। जिन स्वरों में जिनका उच्चारण समान स्थान और समान प्रयत्न से होता है, उसे सवर्ण स्वर कहते हैं। जैसे ओ आ ई, ओ आ ई, उ और उ। ठीक है, ये सब सवर्ण स्वर है जिनका उच्चारण समान स्थान और समान प्रयत्न से हो रहा है, सवर्ण स्वर। और असवर्ण किसे कहते हैं, असवर्ण किसे कहते हैं, अब ये देखेंगे। फिर उसके बाद के जो बचे री, ए, आई, ओ और औ, ये हो गया असवर्ण स्वर। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। ये स्वरों का वर्गीकरण कंप्लीट होता हुआ आज हमने जान लिया अनुस्वार, अनुनासिक के बारे में भी इसी के साथ साथ। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं व्यंजनों के साथ। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।